डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज फेटअप की मीटिंग हो रही है, फेटअप की फ्रांस में पेरिस में, उसमें 27 पॉइंट्स में से 26 पॉइंट हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। क्या अभी हम ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएंगे? सिर्फ एक पॉइंट की वजह से तो हम नहीं रुकेंगे। इन तमाम मामलात के लिए हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, जो फार्मर गवर्नर सिंध हैं और फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर। जी वालेकुम सर। आज आपने वज़ीर आज़म साहब का कैटेगरिकली उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ दिया है कि हम यूएस को अपने बेसिस नहीं देंगे और हम ये नहीं चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान में अगर कोई एक्टिविटी करनी हो तो वो आप पाकिस्तान से करें। और आपने अगर 20 साल भी वहाँ पे ऑपरेशन किया है तो उससे क्या हासिल हुआ है, तो हम बिल्कुल भी आपका पार्टनर नहीं होंगे फॉर द फाइटिंग। आप किस तरह से देख रहे हैं सर? या मेरे ख्याल से ये बहुत मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया है और बहुत हिम्मत के साथ उनको बताया है कि पाकिस्तान किसी की जंग में शरीक कार नहीं होगा, किसी के लिए जंग नहीं करेगा और हम इस्तेमाल अपना कंधा नहीं होने देंगे। अपने मुल्क से हम नहीं चाहेंगे किसी ब्रदर मुल्क पे, पड़ोसी मुल्क पे हमारे पास से कोई एक्शन इनिशिएट हो। हम इस रीजन में पीस चाहते हैं और हम पीस में आपके शराकतदार बन सकते हैं, जंग में नहीं। और बहुत सही बात उन्होंने कही कि आप यहाँ पर बेस रखकर जो यहाँ से कोई ड्रोन अटैक करेंगे या कुछ सीआईए के ऑपरेशन करेंगे, आईएसआई कहते हैं, और दाइश के खिलाफ, तो आपने वहाँ अफगानिस्तान में उन्होंने कहा कि 20 साल बैठ के आपने क्या अचीव कर लिया आपने, और इतनी बड़ी नेटो फोर्सेज ने, और $ट्रिलियन खर्च करने के बाद क्या हासिल किया और अब क्या हासिल कर लेंगे यहाँ पर आकर। ये ज़रूर होगा कि जब यहाँ से कोई हमला होगा तो पहले की तरह तालिबान जो हैं वो हमको अपना दुश्मन समझना शुरू करेंगे और तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले उनके साथ मिलकर पाकिस्तान में पहले की तरह दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ करेंगे, जिसमें पाकिस्तान ने बेइंतहा नुकसान उठाया है। और हम इस बात को अभी हमने सबक सीख लिया है, हम इसको दोहराना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, उसी आर्टिकल में वज़ीर आज़म साहब ने लिखा है कि वी होप द अफ़गान गवर्नमेंट विल आल्सो शो मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द टॉक्स। उनको ये ख़तरा भी है कि जो अफ़गान हमें अपना दुश्मन समझते हैं। अभी जो रिसेंट वहाँ से स्टेटमेंट्स आए वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी उसको स्ट्रांगली कंडेम किया। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो एक हमारा क्लियर मौक़िफ़ आने के बाद वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पांस आएगा अफ़गानिस्तान से? उम्मीद है आए, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अशरफ गनी साहब खामखा वो और कुछ इंटेलिजेंस के जो सर्विसेज के लोग हैं और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फजूल और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते रहते हैं कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने तो अपने तमाम बॉर्डर को तकरीबन फेंस कर लिया है और बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर बना ली है और ये इंश्योर किया कोई यहाँ से कोई एक्टिविटी यहाँ से जाने पाए ना वहाँ से आए। तो हम किस तरह इन्वॉल्व हैं, ये उनका अपना इंटरनल मामला है, अपना इंटरनल मामला हल करें। हम तो उनकी हर तरह मदद को तैयार हैं, वो दिल बड़ा करें, तालिबान को कंसेशन दें, उनके साथ मुज़ाकरात करें और एक ऐसी नुमाइंदा हुकूमत बनाएं जिसमें तालिबान भी सेटिस्फाई हो जाएं और तमाम जो है नॉर्दर्न अलायंस वाले पुराने लोग और तालिबान और हज़ारा और सब कम्युनिटीज़ को अकोमोडेट करें और कोई इस किस्म का अगर हो जाए तो अमन कायम होगा, जो कि मुझे अभी होता नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ तो हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं और जो अफगान फोर्सेज जिनके ऊपर बेइंतहा पैसा खर्च हुआ था, बेइंतहा इक्विपमेंट दिया गया था, वो रेत का ढेर साबित हुए हैं। वो बड़ी तादाद में हथियार डाल रहे हैं और आर्मड गाड़ियाँ और बड़ी इक्विपमेंट जो है तालिबान को सरेंडर कर रहे हैं और तालिबान के पास सब ये कुछ आता जा रहा है। तो एक डिस्ट्रिक्ट के बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट पता करते चले जा रहे हैं। तो और अफगान हुकूमत तो श्रिंक होती चल रही है। पहले भी उसको सिर्फ काबुल और आसपास की उनकी अमलदारी थी, अब तो बिल्कुल उनका कंट्रोल कम होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक सर। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि अगर मसला कश्मीर हल हो जाता है तो हमें एटमी हथियारों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? अगर हम देखें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा
5 और सुपर पावर भी हैं जिनके पास ये एटमी पावर है। क्या ये एटमी पावर सिर्फ जंग के लिए रखा जाता है या ये एक डिफेंस का बहुत बड़ा टूल है? जी हाँ, ये प्रिवेंशन का और डिटेरेंस का एक बहुत बड़ा टूल है। और आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने ज़रूर इस्तेमाल किए जापान पर ये बम, लेकिन उसके बाद से अमेरिका वियतनाम से विड्रॉ हुआ, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से विड्रॉ हुआ, नेटो फोर्सेज अमेरिकन अब दोबारा अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, लेकिन इस हथियार को इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि हम तो कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारा मुल्क को हिंदुस्तान ने हमला करके हमारे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए और साजिशों के जरिए से और फिर एक ओपन अटैक के जरिए से। तो ये सन 71 की बात है और 74 में उन्होंने एटमी धमाका कर लिया। तो जो पाकिस्तान ने कहा कि अब तो हम कमजोर हो गए हैं, इन्होंने हमारा मुल्क का आधा हिस्सा भी तोड़ दिया, हमारे पास अब कोई चाराकार नहीं रहा इसके अलावा कि हम भी इस राह पर चलें और एटम बम बनाएं और हिंदुस्तान को कहें कि अगर आप समझते हैं कि एटम बम बनाकर और पोखरान में सन 74 में आपने जो धमाका किया है, आप हमको दबा लेंगे, तो हम दबने वाले नहीं हैं। हम अपने मुल्क के डिफेंस के लिए खड़े रहेंगे मजबूती से। और भुट्टो साहब ने कहा था कि हम 1000 साल तक जंग करनी पड़ी तो करेंगे आपके साथ, और हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। और बिलाखिर एटम बम बन गया। और जब से ये बना है उसके बाद से कोई बड़ी जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान बहुत दफ़ा टेंशन आई, लेकिन कोई बड़ी जंग नहीं छिड़ी। उसकी एक वजह यही है कि डिटेरेंस पाकिस्तान के पास मौजूद है। लेकिन अगर दुनिया जो है डिसआर्ममेंट की तरफ जाती है और हथियार कम करती है, तो इसराइल के भी हथियार कम कराए जाएं और अब बाकी भी जो है बड़ी ताकतें 5 के पास सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर है वो भी कम करें, तो पाकिस्तान भी इस बारे में सोच सकता है। ये वजीर आजम की ऑफर वैलिड है? अब वैलिड है, मतलब एक तरफा नहीं है ये। अगर हिंदुस्तान करेगा, राजी होगा, तो हम भी कर लेंगे, ताकि ये खित्ता जो है कम से कम एटमी जंग से बच जाए। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने इसका जो है सब्जेक्ट रिजोल्यूशन ऑफ कश्मीर, तो आप समझते हैं कि ये कश्मीर का मामला जो है वो हल हो भी सकता है या कश्मीर का मामला अब ख़त्म हो गया? ख़त्म हरगिज़ नहीं हुआ और हरगिज़ ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के एजेंडे पर मौजूद है, सिक्योरिटी काउंसिल के। और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीरी गैर मुतमईन है और वो जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कश्मीर एक बहुत ओपन प्रिजन है दुनिया का, और दुनिया का ज़मीर इस बारे में नहीं जागता है। और दुनिया को जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र आ रही हैं वो वहाँ उसके बारे में दुनिया खामोश रहती है, जिससे पता चलता है कि ये मुनाफिकाना इनका एटीट्यूड है। तो वहाँ के जब लोग तैयार नहीं हैं हिंदुस्तान के मानने के लिए नाजायज़ कब्जे को, तो पाकिस्तान तो कहता है कि ये 1947 कॉन्फ्रेंस एजेंडा है और कश्मीर जो है इस पर फैसला होना चाहिए लोगों की मर्जी के मुताबिक वहाँ पर। राइट। जनरल साहब, ये फैटअप की मीटिंग भी चल रही है जिसमें पाकिस्तान को 27 पॉइंट्स दिए गए थे, 26 इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। क्या आप देख रहे हैं कि वहाँ से हमें पॉजिटिव होप है कि अब हम डेफिनेटली जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे? देखिए, पाकिस्तान ने ये फैटअप के मामले में बहुत मेहनत की है, कवानीन नए बनाए हैं और बैंकों की जो ट्रांजैक्शंस हैं और जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं उसके ऊपर बहुत मजबूत कंट्रोल कायम किए, जिसके पाकिस्तान के हक में अच्छे नतीजे निकले हैं। तो हम तो ये सब कार्रवाई हमने जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको डिसबैंड किया, उनके अकाउंट फ्रीज किए, तो हमने तो सारी कार्रवाइयाँ की हैं। लेकिन मुझे नज़र आता है कि फैटअप जो है सिर्फ वो टेररिज्म रोकने के लिए कोई इस किस्म का खाली अदारा नहीं है, इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, लोगों को प्रेशर में रखने के लिए, दबाव में रखने के लिए। अभी 26 पॉइंट तो हो गए और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे। लेकिन आज मैं एक बयान पढ़ा था जर्मन हुकूमत का या किसी उनके नुमाइंदे का, उन्होंने कहा था कि यस ये तो है, लेकिन पाकिस्तान को अगस्त सितंबर से पहले निकलने की उसका फैसला उस वक्त हम करेंगे। तो मैंने एक ऐसा बयान भी पढ़ा है। राइट। आप इस रीजन में पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस को क्या देख रहे हैं? ख़ास तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो सीपेक था, जो बेल्ट एंड रोड का एक छोटा सा पार्ट है, उसमें हम कहाँ हैं? क्या सीपेक में कुछ थोड़ी सी नरमी आई है या उसी सिमत में हमारे काम चल रहा है? देखिए, सीपेक का जो पाकिस्तान का हिस्सा है बेल्ट एंड रोड का, ये एक बहुत अहम हिस्सा है। तो थोड़ा हिस्सा हो
लेकिन इसने ज्वाइन करना है अपना चाइना को अपना ट्रेड के लिए अफ्रीका के साथ, बाकी मुल्कों के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ। तो ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर पोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसमें मैं जो देख रहा हूँ, बयानात पढ़ रहा हूँ या मैं नॉलेज में गवर्नर टेलीफोन करके पूछता रहता हूँ, वहाँ काम काफी स्पीड से हो रहा है और ऑन ट्रैक है। और अभी जो नेक्स्ट फेज में इंडस्ट्रियल जोन जो है रजकई में, फैसलाबाद में और जगहों पर बनने शुरू हो गए हैं जहाँ चाइनीज इंडस्ट्री आएगी। एग्रीकल्चर में कुछ कॉपरेशन शुरू हो गई है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है कि अच्छे बीज आए, अच्छे कीड़े मार दवाइयाँ आएँ, जिससे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर वेल्थ बढ़े और प्रोडक्शन बढ़े। तो ये पाकिस्तान किसी सूरत में, अमेरिका और बाकी लोग तो नेटो दबाव डालते रहते हैं और उन्होंने भी अपना एक अभी लास्ट G7 मीटिंग में कोई कहते हैं बहुत बड़ा मनसूबा, इससे भी बड़ा हम लॉन्च करेंगे उसी टाइप का जो चाइना ने किया, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि वो टेक ऑफ कर सकेगा। और पाकिस्तान का अपना मफाद है, हम किसी सूरत में भी किसी एक कहने से CPEC में ना नरमी ला सकते हैं, ना इसमें इसकी स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं। अभी इसका इम्पोर्टेंट जो एक है इंडस्ट्रियल जोन बहुत इम्पोर्टेंट है और जो हमारा रोड अपना रेल का जो अपग्रेडेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी एयरपोर्ट भी बन रहा है और गवर्नर में काफ़ी काम स्पीड से हो रहा है। तो मेरे हिसाब से हम ऑन ट्रैक हैं। अभी आपने जो G7 की बात की, G7 में अभी $40 ट्रिलियन का एक प्रोजेक्ट G7 अनाउंस करने जा रहा है। क्या पाकिस्तान G7 के $40 ट्रिलियन प्रोजेक्ट का भी पार्ट बनेगा, क्योंकि वो भी इसी बेल्ट एंड रोड की तरह पूरी दुनिया में अपनी डेवलपमेंट्स करेंगे? जी हाँ, हम अपना CPEC को किसी सूरत में इस कॉस्ट पे नहीं होगा, CPEC को बंद कर दें और हमारे प्रोजेक्ट शुरू करें, ऐसा नहीं होगा। CPEC चलता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान में और बहुत इन्वेस्टमेंट के चांसेस हैं यहाँ पर। अगर वो आना चाहते हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों में, यहाँ तो और डैम्स भी बनने और बहुत काम होना है, तो ज़रूर आए। हम उनको ये तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि कॉपरेशन फॉर पीस में हम आपके साथ हैं, लड़ाई जंग में हमें मत देखें। राइट, इस रीजन में पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस क्या देख रहे हैं, ख़ास तौर पे बाइडन के आने के बाद? और फिर ईरान में अगर देखते हैं कि हसन रूहानी एक लिबरल समझे जाते थे, अब उनकी जगह पे एक सख्त मौक़िफ़ वाले इब्राहिम रईसी आ गए हैं, जिनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम भी हैं कि उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने लोगों को मरवाया। जब वो सुप्रीम कोर्ट के ईरान के हेड थे, अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदी भी लगाई। तो जो सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया और अमेरिका और ईरान के दरमियान बन रहा था, क्या वो अभी ख़त्म हो जाएगा या वो आप समझ रहे हैं कि बाइडन इसको कंट्रोल कर लेगा? देखिए, ईरान ने अमेरिका का जो बहुत जारहाना अंदाज था, उन पर सैंक्शंस लगाई, उनके इकोनॉमी ट्रिपल करने की कोशिश की हर मास पे ईरान के खिलाफ। वो उन्होंने इस प्रेशर को विथस्टैंड किया है, बहुत तकलीफें काटी हैं। अब जो मायदा न्यूक्लियर का था वो उसको ट्रंप साहब ने ख़त्म कर दिया। अब बाइडन साहब ने दोबारा इसको कहा है कि हम इस पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो रईसी साहब ने ये कहा है कि जो मायदा तय पाया था हम उस मायदे पर कायम हैं। अगर और कोई फर्दर सैंक्शन वगैरह लगाते हैं तो वो कबूल नहीं करेंगे। तो अगर अमेरिका चाहता है कि इस रिश्ते में अमन आए तो वो उनको ईरान के साथ कोई ताल्लुकात अपने बेहतर बनाने होंगे वर्ल्ड पीस के लिए और इस रीजन में पीस के लिए। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इसके साथ हम लेते हैं छोटा सा कमर।